बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, वो है एरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी एंड लूज़ बाइपोलैरिटी। अब ये जो टॉपिक है ये आपका जो कोल्ड वॉर का हेड है पेपर 2 में, उसके अंदर है ये, ठीक है। इससे जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा डीकोलोनाइजेशन का, वो भी इसी टॉपिक कोल्ड वॉर के हेड में आता है। कहने का मकसद ये कि एग्ज़ामिनर मतलब जो सिलेबस बनाने वाला बंदा है, वो अगर आप देखें, गौर करें, तो वो आपको एक टाइम पीरियड दे रहा है पूरा, और उस टाइम पीरियड में उसने आपको कुछ चीज़ें तो बता दी हैं कि भाई ये चीज़ें आप देख लें, ठीक है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। आप देखते हैं कि कोल्ड वॉर के अंदर डिकोलोनाइजेशन हम सबसे पहले हमने देखी, उसके बाद जो राइज ऑफ यूएस एंड सोवियत यूनियन हुआ वो आपको मैंने नहीं बताया यहाँ पर। उसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप मेरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, कि जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। वो भी आप लोग ज़रूर देखें, जो कि मैंने असल में यूएस हिस्ट्री के लिए बनाई थी, लेकिन वो मैं आपको डाल दूँगा। तो आप देखें कि जो राइज ऑफ यूएस एंड सोवियत यूनियन है वो क्या है, ठीक है, उनके बीच में क्या फड्डे हुए, क्या टेंशन, वो तमाम बातें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। यहाँ पर हम लोग जो है ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक एनालिसिस बिल्ड करेंगे। यहाँ पर हम गहराई में जाएंगे नहीं, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, ठीक है। वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और उसके बाद आप ये वीडियो देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1945 से लेकर 1956 तक का टाइम था, वो टाइट बाइपोलैरिटी का सिस्टम था। टाइट बाइपोलैरिटी क्या होती है ये भी हम देखते हैं आगे। बाय द वे, बाइपोलैरिटी कैसे, बाइपोलैरिटी का मतलब आप वैसे ही समझें कि भाई बाय का मतलब होता है दो, और पोलैरिटी मतलब दो पावर्स। तो दो पावर्स कौन कौन सी थी? तो नाटो और एक वॉर्सो। वॉर्सो को लीड कौन कर रहा था? आपका यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। और आपका नेटो जो था ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएसए आपका लीड कर रहा था। तो ये दो पावर्स थी, ये पहले बातें हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो हुआ क्या था बेसिकली, आप अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि जो लीडरशिप के अंदर चेंज आया 1953 में, तो दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही बड़ी पावर्स की जो लीडरशिप थी वो चेंज हुई। यूएसए के अंदर आइजनहोवर आए और यूएसएसआर के अंदर निकिता क्रूशेव आए, ठीक है। ये दो लोग आए, दोनों चेंज हुए एक ही साल में। अच्छा, अब आप देखेंगे व्हाट इज़ टाइट बाइपोलैरिटी सिस्टम, टाइट बाइपोलैरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो पावर जो होती है ना, जो दो मेन पावर, इस केस में आपके पास यूएसए और यूएसएसआर है, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों ही सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रही होती हैं विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ इन दो पावर्स की चल रही होती है सारी स्कीम। कैसे? आपने देखा था कि जब जो भी अलायंस थे, यूएसए के थे ख्वा यूएसएसआर के थे, तो जो भी अलायंस थे उन कंट्रीज़ में भी इन्हीं की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुआ करती थी। वही कम्युनिज़म और कैपिटलिज्म की जंग चल रही थी, ठीक है, आपने देखा। तो कोल्ड वॉर तो आपको पता ही है ना, नज़रियाती जंग है कि एक जो है ना आपका, वो खैर अभी आगे आ ही रहा है, वो देखते हैं आगे क्या है। तो अब क्या होता है इसमें, यही आप बात देखें कि जो सुपर पावर्स हैं वो जो है ना, जो इवेंट्स होते हैं उनके ब्लॉक्स के जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, यानी कि जो उनके अलायंस होते हैं, वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस रहता है, ओपन इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और लूज़ बाइपोलर सिस्टम क्या होता है? लूज़ बाइपोलर सिस्टम वो होता है जहाँ पर फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। जैसे कि इस केस में यूनाइटेड नेशंस का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। लेकिन समझने की बात है कि कुछ ऐसे काम हुए 1956 में, कुछ ऐसा काम हुए जिसकी वजह से, और भी हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दो फैक्टर्स के, और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का भी आप एक फैक्टर डाल लें कि ट्रांजिशन हो गई बाइपोलर, टाइट बाइपोलर टू लूज़ बाइपोलर, ठीक है। ये 1956 में हुआ।
कि यूके, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर विदाउट द कंसेंट ऑफ यूएसए दे अटैक्ड सुएज कैनाल, और ये सुएज कैनाल को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो कि 1 साल पहले ही इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज किया था, उस कैनाल को। लेकिन इन्होंने उसको कैप्चर किया विदाउट द कंसेंट ऑफ यूएसए। तो इस वजह से यूएसए का एक जो रेपुटेशन थी वो ख़राब हुई दुनिया के आगे कि यार यूएसए के जो अलाइज उसकी बात मान ही नहीं रहे, ठीक है। तो और इसमें जब यूएसए ने रिएक्ट किया तो फ्रांस फिर एलियनेट भी हो गया था। फ्रांस ने फिर जो है ना वो ये बात भी कही थी कि मैं यूएसए का साथ नहीं दूंगा, ठीक है ना। नेटो को मतलब एक किस्म की छोड़ने की बात हुई थी। तो इस वजह से यूएसए का जो मतलब आप देखें उसकी पावर जो थी, उसका जो इन्फ्लुएंस था उसमें थोड़ी कमी आई, इसीलिए टाइट बाइपोलैरिटी से लूज बाइपोलैरिटी हुई, ठीक है। अच्छा, हंगरी के अंदर क्या हुआ कि जो उसका एक जगह है बुडापेस्ट, उसमें क्या हुआ कि सोवियत फोर्सेस ने वहाँ पे क्रैक डाउन किया, ठीक है। तो इस क्रैक डाउन को यूएसए ने हवा दी, इसको प्रोपेगेट किया, इसका जो है ना एक नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन जनरेट किया, ठीक है। और सोवियत यूनियन की रेपुटेशन को स्पॉइल करने की कोशिश की, और इवन जो वॉर्सो पैक्ट था, जो कि एक पूरा ब्लॉक था सोवियत यूनियन का, उसके जितने भी कंट्रीज़ थे उनके अंदर भी एक फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट वहाँ पर आई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि व्हाट इज़ मतलब बायपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी के अंदर कौन सी चीज़ बेहतर होती है, या इनमें से कौन सी चीज़ में फ़र्क क्या है, ये दोनों बातें आपको यहाँ पर चलेंगी। बायपोलैरिटी के अंदर क्या होता है कि एक स्टेबल, आपने तारीख़ को अगर देखें तो एक आपको देखेंगे कि स्टेबल एरा गुजरा है आपका, ठीक है। इसमें टाइटली कंट्रोल था, एक समझें आपके पीसफुल एरा था, कोई इतना ज़्यादा कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी नहीं, कोई फड्डा था नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए एक स्टेबल एरा था, ठीक है। इसमें इंटरनल बैलेंसिंग थी, इंटरनल बैलेंसिंग, या जैसे कि कोल्ड वॉर सबसे बड़ी इसकी मिसाल है। मल्टीपोलर में क्या होता है कि इसमें अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, ज़्यादा पावर्स होती हैं, इसमें ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कभी भी फड्डा हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक्सटर्नल बैलेंसिंग होती है, जैसे कि 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में जो यूरोप के हालात थे, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होती है। यूएसएसआर आपको पता है कि एक जो है ना मॉडल ऐसा देता है जो कि बिल्कुल ही यूएसए की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ होता है, ठीक है। और एक और बात ये आप जहन में रखें कि ये उस वक्त जो रेड आर्मी थी, कि सोवियत आर्मी जो थी वो यूएसए से ज़्यादा स्टेबल थी इन टर्म्स ऑफ मैन एंड वेपन्स, ठीक है। और यूएसए जो था ना, उसने भी अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है ना वो शो करना शुरू कर दिया दुनिया के आगे, अपनी इंडस्ट्री, अपना एग्रीकल्चर और अपने गोल्ड रिजर्व्स उसने दिखाया कि भाई मैं तो इतना ज़्यादा जो है ना मेरा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है दुनिया के अंदर। तो इस तरह से ये मामलात शुरू हुए, ठीक है। और उसके अलावा आपने देखा था कि आईएमएफ में जब ये इंस्टीट्यूशंस बनी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह, तो जो यूएसए का डॉलर था, करेंसी थी यूएसए की, उसको भी गोल्ड के साथ पैक कर दिया गया था, ठीक है। ये भी बात आपने देखी। कोल्ड वॉर, अब बात समझें यहाँ पे कोल्ड वॉर की, अब मेन बातें हम करेंगे। ये तो हमने बायपोलैरिटी लूज, ऑल्दो ये भी कोल्ड वॉर का ही हिस्सा है, लेकिन हमने इसको कोल्ड वॉर से पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब कोल्ड वॉर की बारी जब आती है, मतलब अब क्योंकि हेड तो एक ही चल रहा है, तो इसी में हम सारी बातें देख लेंगे इसकी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर जो थी वो विदाउट नोटिस, कोई नोटिस नहीं था इसका कि कब शुरू करना है, इसको कैसे शुरू करना है। एक स्ट्रक्चर का मसला था, स्ट्रक्चर की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर आप नियो रियलिज्म की जो थ्योरी है वो यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर की वजह से ये वॉर हो रही थी, ठीक है। अच्छा, 3 डायमेंशंस हैं इसकी, आइडियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री डायमेंशंस। और इसकी ये डायमेंशंस तो हम देखते हैं आगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम आपको एक फ्लो चार्ट बताता हूँ, ठीक है। टाइम लाइन जिसको हम कहते हैं, टाइम लाइन ऑफ कोल्ड वॉर, या आप एग्ज़ाम में बना दें ऐसे ही तो आप ठीक लगेगा। आप देखेंगे 1946 से 53 का जो टाइम पीरियड है, उसमें कोल्ड वॉर का सिस्टम बाकायदा फॉर्म होना शुरू होता है, ठीक है।
फिर 19 मतलब इसमें तो फड्डे होते ही होते हैं ना, और 1953 के बाद 1962 तक ये जो टाइम पीरियड था, इसमें कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस थी, यानी कि अभी तक भी कंपटीशन जारी था। फिर एक फेज़ आता है जिसमें थोड़ा सा ईज आती है टेंशन में, जिसमें 1963 से 1978 का पीरियड है, जिसमें जिसको हम डिटेंट कहते हैं। सिलेबस में आपने देखा है डिटेंट लिखा है। अब डिटेंट को इतना ज़्यादा कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको हम डिटेंट को डिस्कस कर चुके हैं। डिटेंट का मतलब समझ लें आप, डिटेंट का मतलब होता है कि अपनी टेंशन्स को थोड़ा सा ईज़ करना, टेंशन्स को ख़त्म करना, कि भाई बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, अब कुछ आसानियाँ कर ली जाए। तो इसमें आपको याद होगा कि हमने आईआर के पार्ट 1 में एक टॉपिक पढ़ा था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम। अब उसमें आप जाएं, उस टॉपिक में देखें कि इस टाइम पीरियड में जो जो भी ट्रीटीज़ हुई, जिसमें सॉल्ट हुई, स्टार्ट हुई, ये ट्रीटीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो ये डिसआर्मामेंट के लिए जितनी भी ट्रीटीज़ हुई, ये तमाम की तमाम डिटेंट फेज़ में आप डाल लेंगे, ठीक है। जब भी डिटेंट में सवाल आएगा तो आप वही बातें करेंगे जो भी ट्रीटीज़ हुई डिसआर्मामेंट के लिए और ट्रेड के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर 1979 से 1985 में इसको हम सेकेंड कोल्ड वॉर का एरा कहते हैं। इसमें आर्म्स रेस दोबारा से रिविजिटेड हो गई थी, ठीक है। अच्छा, 1985 से 1991 का जो टाइम पीरियड है, इसमें कोल्ड वॉर सिस्टम का कोलैप्स हो गया था, ठीक है। तो ये आपने टाइमलाइन देखी इसकी। अब हम इसकी जो डायमेंशन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो बातें मैंने की हैं, टाइम पीरियड आपको बताएं यहाँ पे, इसको हम जो वीडियो मैंने आपको पहले रेफ़र की है उसको आप देखेंगे तो ये तमाम बातें हम वैसे ही वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल नहीं बताई, एक स्ट्रक्चर बताया है सिर्फ, ठीक है। अब आइडियोलॉजिकल डायमेंशन देखते हैं इसकी। आपको पता है 2 ऐसी डायमेंशन थी जो कि पॉलिटिकल भी थी और इकोनॉमिक सिस्टम भी था इन आइडियोलॉजीज़ में, ठीक है। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ठीक है। और 3 वर्ल्ड्स, मतलब जो वर्ल्ड थी वो 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। ये आपको मैं बता चुका हूँ बातें बार बार कि फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और सेकंड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थे जितने भी, वो सेकंड वर्ल्ड थे, और थर्ड वर्ल्ड वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है। ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी इसको हम कहते हैं, यानी कि समझें कि कौन जीतेगा इस लड़ाई में। ये बात थी कि भाई क्या कैपिटलिज्म जीतेगा या कम्युनिज्म जीतेगा, ठीक है। नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन थर्ड वर्ल्ड, ये आपको पता है कि जो इस बात से क्या हुआ कि सोवियत यूनियन को सपोर्ट मिला काफ़ी, क्योंकि सोवियत यूनियन रेवोल्यूशंस को वो करता है ना, सपोर्ट करता है, वो कहता है भाई रेवोल्यूशंस। तो अब जब रेवोल्यूशंस आ ही रहे थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स रेवोल्यूशंस ही है ना, तो उसको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि सोवियत बूस्टअप होता है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा दुनिया के अंदर आती है। फिर हम आगे देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ ने इसको फॉलो भी किया। यहाँ पे एक कोट मैं आपको बता दूँ आइजनहोवर का, वो ये है कि ये आप एज इट इज़ देख लें कि यूएस फेसेस अ होस्टाइल आइडियोलॉजी, ग्लोबल इन स्कोप, एथिस्टिक इन नेचर और रूथलेस इन पर्पस, ठीक है, और इंसीडियस इन मेथड, यानी कि ग्रेजुअल इन मेथड, यानी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली और रूथलेस मीन्स को यूज़ करते हुए हॉस्टाइल किस्म की इसने ग्लोबल लेवल पे अपनी आइडियोलॉजी को फैलाया है। ये यूएसए की बात है, ठीक है। जियो पॉलिटिकल डायमेंशन इसकी क्या है कि पहले आपको पता है 7 पावर्स थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। कौन कौन आप गिन सकते हैं खुद ही, ब्रिटिश है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, रशिया है, यूएसए है, और एक रह गई, ठीक है, कौन रह गई, इटली रह गई मेरे ख्याल, कोई एक रह गई बहरहाल। और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होते ही 2 रह गई सिर्फ, ठीक है। तो ये बायपोलैरिटी आ गई आपकी, और इसमें ये एक दूसरे को चैलेंजिंग भी कर रही थी, ठीक है, एक दूसरे को कंटेन भी कर रही थी ये दोनों आइडियोलॉजीज़, और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है ना। ये तमाम काम इसमें होते हैं, ये जियो पॉलिटिकल डायमेंशन है, ठीक है। मिलिट्री डायमेंशन इसकी देखते हैं।
कि इसमें कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं थी, अगेन रूथलेस था एक मामला, कि इसमें प्रॉक्सीज, यानी कि आप देखते हैं ना कि यार बड़े मोहल्ले के जो बड़े लड़के होते हैं वो छोटे लड़कों को लड़वा कर आपस में तमाशा देखते हैं। बड़े लड़के खड़े होंगे और छोटे लड़कों को आपस में लड़वा कर तमाशा देख रहे होंगे और कौन जीतता है। यही काम यहाँ पर और था, प्रॉक्सीज। यूएसए के चेले जो थे और यूएसएसआर के जो चेले थे वो आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पे एक बात आप समझें कि ये क्यों प्रॉक्सीज थी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी और म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की थ्योरी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन थी कि एक दूसरे पे अगर अटैक करते तो दोनों की तबाही थी, पक्की टक्की, ठीक है। तो फिर बहरहाल आपने देखा कि जो मिलिट्री में और क्या क्या चीज़ें थी इनके पास, के न्यूक्लियर आर्म्स थे इनके पास, ठीक है। कन्वेंशनल आर्मीज़ थी इनके पास, नेवीज़ थी, मिलिट्री अलायंसेस थे, नेटो आपको पता है, वार्सा, ठीक है। स्पाई वॉर्स भी थी, आपको पता है U2 इंसिडेंट्स, ठीक है, U2 इंसिडेंट्स। अच्छा, स्पेस रेस, ये आपको पता है स्पुतनिक 1 जो सोवियत यूनियन ने 1957 में जो है ना वो लॉन्च किया। और उसके अलावा आपने देखा कि जो मतलब पहला बंदा जो था, जो कि गुरूरी गैगेन, जो स्पेस में जाने वाला था, ठीक है, बंदा। और 1969 में जो आपके जॉन क्या नाम है इनका, क्या कैनेडी जो हैं, जॉन एफ कैनेडी, क्या नाम है इनका, कैनेडी जो है यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी अनाउंस किया कि भाई हम 1969 में उन्होंने अनाउंस किया कि हम बंदा मून पे भेज रहे हैं, ठीक है। अब न्यू स्ट्रक्चर ऑफ मिलिटरिज्म ऑन बोथ साइड्स, ये भी आप बात समझें कि दोनों की मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री लोगों की थी, इनकी दोनों की थी, और इंडस्ट्री भी अच्छी खासी थी। फिर एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, यहाँ पर नेशन स्टेट से मेरा मुराद ये कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स, ठीक है, यानी कि अपनी सिक्योरिटी लेकर लोग पॉसेसिव होना शुरू हो गए थे। अब लोगों को एक जो है ना अपनी नेशन की पावर का और सेंस का पता चला था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि जॉर्ज कैनन एक बंदे थे जो कि एक डिप्लोमेट थे यूएसए के और सोवियत यूनियन में थे ये, ठीक है। इन्होंने एक लेटर लिखा था, टेलीग्राम लिखा था टू यूएसए। वो टेलीग्राम आपने ज़रूर पढ़ना है और वो आपको कोल्ड वॉर के ऊपर एक रेफरेंस दे देगा, ठीक है। ये लेटर जो है ना उसमें रेफरेंस, आपको कोल्ड वॉर के ऊपर कई बातें आप करेंगे तो उसमें आप उस लेटर का रेफरेंस दे सकेंगे, तो वो लेटर आप पढ़ लेना एक दफ़ा, ठीक। तो ये रेफरेंस भी आ गया। वेस्टर्न फेयर्स की बात करते हैं कि वेस्ट को क्या क्या फेयर्स थे। फेयर ऑफ रेवोल्यूशन थे उसको अगेंस्ट द ग्लोबल कैपिटलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म जो था उसका एजेंडा यही था, कम्युनिज्म जो था आपने देखा उसका यही एजेंडा था कि भाई डोमिनो इफेक्ट होगा, ठीक है, एक के बाद एक कंट्री में ये रेवोल्यूशन आएंगे। फिर थर्ड वर्ल्ड में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो थी वो भी यूएसए के यूएसएसआर की फेवर में थी, बात आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, क्योंकि वो भी रेवोल्यूशन को ही ज़्यादा जो है ना बात करते हैं, रेवोल्यूशन की। अच्छा, यूएसएसआर जो था वो पूरे यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों में ही वो पूरी एक डोमिनेंट फोर्स, डोमिनेंट पावर थी, डोमिनेंट स्टेट थी, ठीक है। अब देखते हैं कि इस सोवियत यूनियन को कौन कौन से फेयर्स थे। इसको जो फेयर्स थे वो एनॉर्मस ह्यूमन, सोशल और इकोनॉमिक लॉस इन वॉर, काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ था। अच्छा, फिर क्या था आपका, इसको कुछ ट्रबल्स आ रहे थे, ये ट्रबल्स के स्पेलिंग गलत हो गए, आप देख लेना। इन कंट्रोलिंग सोसाइटी आफ्टर वॉर, वॉर के बाद सोसाइटी को कंट्रोल करने में उसको काफ़ी ट्रबल्स पेश आ रही थी। पॉपुलेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज अंडर सोवियत कंट्रोल, जो नई लोग थे, नई कंट्रीज़ आए थे सोवियत यूनियन के अंदर, वो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, बहुत से लोग, क्योंकि उनको अमेरिकन आइडियोलॉजी पसंद आ रही थी। अच्छा, फिर फेयर ऑफ यूनाइटेड वेस्टर्न फ्रंट अगेंस्ट द यूएसएसआर, कि पूरा जो वेस्ट की बड़ी बड़ी ताकतें थी पहले, आपने देखा स्पेन, फ्रांस, ये तमाम जो ब्रिटिश,
ये सब जो है ना यूएसएसआर के ख़िलाफ़ थी। अच्छा, अब देखते हैं कि वेस्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस के फैक्टर्स क्या क्या थे। यूएसए को किस बात का नाज था? वो ये था कि यूएसएसआर के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा और इंटरनली वीक स्टेट है, ठीक है। उसके अलावा यूएसए इटसेल्फ एक पावर हाउस है। यूएसए के पास एनार्मस एडवांटेजेस हैं इन लेट 1940s में। वो क्या क्या कि 50% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन जो थी वो अमेरिका के पास थी। न्यूक्लियर मोनोपली थी यूएसए के पास 1949 तक। अच्छा, नेवल एंड एयर सुपीरियॉरिटी थी उसके पास, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो आर्मी थी वो बिल्कुल यूएसएसआर के ख़िलाफ़ उसके सामने थी। और उसके अलावा यूएसए जो है वो आर्किटेक्ट ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी कि लिबरल वर्ल्ड जो आर्किटेक्ट जो बिल्ड की है वो किसने की है? यूएसए ने की है। इस बात का उसको कॉन्फिडेंस था। और एक और बात भी थी कि कॉन्फिडेंस टोटलिटेरियनिज्म विल बी रेजिस्टेड बाय मोस्ट पीपल। ज़्यादातर लोग टोटलिटेरियनिज्म को रेजिस्ट करेंगे और लिबरलिज्म की तरफ ही आएंगे। इस बात का यूएसए को कॉन्फिडेंस था, ठीक है। जिस तरह से यूएसए को कुछ बातों का नाज था, इस तरह से कुछ सोवियत यूनियन को भी कुछ बातों का नाज था। वो क्या कि जब आपने देखा कि जर्मनी ने अटैक किया था यूएसएसआर के ऊपर, तो उस वक्त वो उसने सक्सेसफुली सरवाइव किया और अपनी स्ट्रेंथ शो की, ठीक है। उसी वक्त आपको पता है जर्मनी का फिर जो है ना वो टर्निंग पॉइंट जो था वो उसी वक्त शुरू हुआ। सोवियत एसेट्स जो थे, कंट्रोल ऑफ टेरिटरी बहुत ज़्यादा उसकी, यूरेशिया के अंदर एक पावर हाउस जो था वो यही सोवियत यूनियन था आपका। टोटलिटेरियन सिस्टम था इनका, ठीक है, यानी कि वन पार्टी रूल। उसके अलावा आपने देखा कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया और क्राइसिस आया दुनिया के अंदर और कैपिटलिज्म को डंडा हुआ, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उस वक्त ये उरूज पे आए लोग, ठीक है। और इन्होंने यही बात करना शुरू कर दी कि कैपिटलिज्म इज़ इन द सिस्टम इज सिस्टमैटिक क्राइसिस, ठीक है। तो इस बात का उनको नाज था कि भाई कैपिटलिज्म तो टूट रहा है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन एक दफ़ा आया तो दोबारा भी आ सकता है। राइज ऑफ ग्लोबल लेफ्ट। ग्लोबल लेफ्ट क्या है? ग्लोबल लेफ्ट का मतलब है कि और भी बहुत सारी स्टेट्स जो है वो कम्युनिज्म की तरफ आ रही थी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स थी, ठीक है। वो आगे हम ग्लोबल लेफ्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी स्टेट्स थी जो कि कम्युनिज्म की तरफ आ रही थी, ठीक है। तो ये एक पोटेंशियल था सोवियत यूनियन के पास। स्टालिन का व्यू देखते हैं आफ्टर जो 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद। स्टालिनिज्म इज़ फुली विंडिकेटेड। ये बात आप समझें यहाँ पे कि यूएसएसआर जो था वो सोशलिज्म, यानी कि जो मार्क्सिस्ट के कार्ल मार्क्स क्या, अब यहाँ पे एक बात समझे कि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म ये तो एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म क्या है? देखिए, मार्क्स की आइडियोलॉजी हमने पढ़ी थी कि मार्क्स बात करता है इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। ये एक प्योरली इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें, कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म, मगर सोशलिज्म जो होता है ना वो आपको ना सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम बल्कि सोशल सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। सोशल सिस्टम में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी बल्कि सोशल इक्वालिटी भी होगी, ठीक है। सोशली भी हर बंदा इक्वल होगा। ये नहीं कि कोई लैंड लॉर्ड है, कोई एलीट, कोई क्लासेस नहीं होंगी, कोई जो है ना कोई ये नहीं है कि कोई जो है ना रुतबा होगा किसी का, ठीक है। हाँ, जो बंदा, अब लाजिमी बात है, मेहनत करेगा उसी हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलेगा। एक सोशल सिस्टम भी था। तो इन्होंने यही किया था इसने लेनिन ने कि उसने कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया और उसके अंदर सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स का तड़का लगाकर सोशलिज्म पेश की, ठीक है। तो ये सोशलिज्म जो था वो आप यही समझेंगे कम्युनिज्म ही है बेसिकली। अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि बात ये हो रही है कि भाई एक ही कंट्री है, वाहिद कंट्री जो बड़ा कंट्री और सुपर पावर कंट्री, वो इस आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहा है और एक वाहिद ऐसा कंट्री था, ठीक है। और
ये एक बात के ऊपर ये लोग मुत्तफिक थे कि कैपिटलिज्म का जो एंड है वो बस ख़त्म होने वाला, अब नियर इज़ नियरर, ठीक है। रेड इम्पीरियलिज्म आपने देखी कि प्रमोशन ऑफ कम्युनिज्म बाय मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री, यूएसएसआर ने, अब जैसे जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर ज़बरदस्ती कम्युनिज्म को इंस्टॉल करने की कोशिश की गई, ठीक है। डिटर्मिनेशन टू कंट्रोल फॉरेन रेवोल्यूशनरी फोर्सेस, ठीक है। आपकी जो और स्टेट्स, जब हम बात करेंगे ग्लोबल लेफ्ट में, उनको जो है ना वो एक तरह का आप जो है ना वो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। मैसिव इन्वेस्टमेंट इन मिलिट्री पावर और नीड फॉर टोटल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, ये वही सोशलिज्म की बात आई ना यहाँ पे, तो टोटल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, ना सिर्फ इकोनॉमी, टोटल कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, बल्कि टोटल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, ठीक है भी। अच्छा, ग्लोबल लेफ्ट की बात हम कह रहे थे ना क्या करते हैं, तो ग्लोबल लेफ्ट यानी कि और कौन कौन से रेवोल्यूशनरीज थे। अच्छा, ये असल में पोस्ट वॉर ऑफेंसिव व्यू है। यूरोप के अंदर सबसे पहले देखते हैं यूगोस्लाविया, अल्बानिया, यहाँ पर कम्युनिज्म आ चुका था। अच्छा, ग्रीस, इटली, फ्रांस, ये जो है ना यहाँ पर भी बिल्कुल, मतलब क्योंकि लाजमी बात है ये भी हमसाया ममालिक ही हैं, तो डोमिनो इफेक्ट का बहरहाल यहाँ पर भी ख़तरा था, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी, इन्होंने सोवियत की प्रेजेंस की मदद से ही इन्होंने बूस्टअप किया जर्मनी के हालात। आपको पता है कि वो 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया गया था इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अच्छा, पोलैंड का क्या मामला था कि यहाँ पर भी कम्युनिस्ट प्रेजेंस थी और इन्होंने काफ़ी हद तक टेक ओवर भी कर लिया था। चेकोस्लोवाकिया में ग्रेजुअल कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर रिफॉर्मिस्ट लेफ्ट क्या हुआ कि मेक्स मेजर पॉलिटिकल गेन्स इन द वेस्ट, ठीक है। आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल गेन उनको मिला, ठीक है। और यूएसए के अंदर एक फेयर ऑफ डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ, यानी कि डोमिनो इफेक्ट मतलब एक के बाद एक, आप देखते हैं ना कि इस तरह की लाइंस होती हैं तो एक साथ इन्होंने रखा होता है, तो इस वाले को आप गिराएंगे, ये इस पर गिरेगी तो लाजमी बात है ये वाली गिरेगी, इसको गिराएगी, इस तरह, तो ये सब एक, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी हम कहते हैं। एशिया के अंदर इंडो चाइना, जिसमें लाओस, चाइना, वियतनाम, 1945 में ये काम हुए, यहाँ पर कम्युनिज्म आया। चाइना में तो 1945 से 49 में ये इन्होंने जो है ना कम्युनिज्म बिल्कुल यहाँ पर अच्छा खासा आ गया था। कोरिया के अंदर 1945 में, ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया आपको पता है। 1947 में इंडिया जो आज़ाद हुआ है तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर भी कम्युनिस्ट सपोर्ट था। इंडोनेशिया, बर्मा, यहाँ पर भी नेशनलिस्ट, यहाँ पर भी कम्युनिज्म आया, ठीक है, नेशनलिस्ट कम्युनिज्म। ईरान के अंदर भी कम्युनिज्म का काफ़ी ज़्यादा, आप देखते हैं ना, ईरान और रशिया की काफ़ी ज़्यादा आज भी आपको सीरिया के अंदर और कई जगहों पर और आपको इनकी पार्टिसिपेशन मिलेगी, तो ये उस वक्त का ही इनको सपोर्ट था, ठीक है। तुर्की में क्या हुआ है कि कम्युनिज्म का इमरजेंस हुआ बहरहाल। मिडल ईस्ट के अंदर आपने देखा कि जो इज़राइल जो इस्टेब्लिश हुआ वो भी सोवियत सपोर्ट से इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और अरब के कंट्रीज़ जितने भी थे वो आपको पता है एंटी वेस्ट थे शुरू से ही, तो वहाँ पर भी जो नेशनलिज्म आया वो जो है ना वो समझ लें आपके कॉलोनियल रूल के भी ख़िलाफ़ था, वेस्ट के भी ख़िलाफ़ था। और जब वेस्ट के ख़िलाफ़ होगी कोई चीज़ तो दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त है फिर, ठीक है। तो फिर अरब भी एक किस्म का समझे कम्युनिज्म के की फेवर में आ गया था एक किस्म का, ठीक। तो डिटांट हमने देख लिया, हमने लूज एंड टाइट बाइपोलर सिस्टम देख लिया। अब रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर देखते हैं कि डिटेंट के फेस के बाद जो सिस्टम था 1963 से 1978 का, जिसको हम सेकंड कोल्ड वॉर का एरा भी कहते हैं, ठीक है, ये वो था जिसमें CIA की फाइंडिंग्स ने पता चला कि USSR के अंदर जो है ना वो एक, आप देखते हैं कि ग्लोबली ऑफेंसिव उसका जो है ना वो बिहेवियर है, ठीक है। ऑफेंसिव मींस को यूज़ करते हुए वो कम्युनिज्म को फैला रहा है। तो USA ने कहा कि हम भी एग्रेसिव स्टेप्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट आया था, आपको मैंने पहले बता दिया कि रोनाल्ड रीगन आया था, और इन्होंने आकर आर्म्स रेस को रिवाइव किया और इन्होंने काफ़ी एक बजट
के अंदर भी जो है ना वो इंक्रीज़ किया ताकि आर्म्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। मिज़ाइल रेस को इन्होंने रिविज़िट किया और SDI यानी कि स्ट्रेटिजिक डिफेंस इनिशिएटिव इन्होंने लिया। ये आप पढ़ना ज़रूर, ठीक है, और कमेंट में बताना कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, एबल आर्चर एक वाक़या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज जो थी वो सिमुलेट हो गई थी। नेटो जो था वो न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहा था, तो USSR को ये लगा कि कहीं ये मेरे ऊपर हमला ना कर दें, तो USSR ने भी तैयारी शुरू कर दी और मिज़ाइल लॉन्च करने की तैयारी की और कहा, बस मतलब इरादा कर लिया कि हम मिज़ाइल लॉन्च कर देंगे USA के ऊपर। तो उस वक्त फिर जो वो था प्रेसिडेंट था, उसने सोचा कि नहीं यार, एक दफ़ा हम देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो है ना, तो हम देखते हैं कि भाई अगर USA ने अटैक किया हम पे तो हम भी उस पर अटैक करेंगे। तो इस वजह से ये रह गया, वरना तो बड़ा फड्डा हो जाता। उसके अलावा 1983 में कोरियन जेट इशू जो आपने देखा कि जो सोवियत यूनियन ने कोरियन जेट जो उन्होंने शॉट डाउन किया, तो उस पर भी उस वक्त भी जो दोनों पावर्स थे उन्होंने वो एक दूसरे के आई टू आई खड़े हो गए थे, ठीक है। तो ये रिवाइवल का टाइम पीरियड था और उसके बाद जो पीरियड था वो इसका बिल्कुल मतलब एंड ऑफ कोल्ड वॉर सिस्टम था। और ये हम लाजमी सी बात है फिर अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि अगला इसमें आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स आगे पीछे हैं, आप देखेंगे आपको जो साउथ एशिया का आपका जो टॉपिक है ना, उसके अंदर आपको मिलेगा कि जो अफ़गानिस्तान कोल्ड वॉर, अफ़गानिस्तान एज अ कोल्ड वॉर थिएटर, तो बेसिकली ये कोल्ड वॉर का ही पार्ट है, तो इसको भी हम इसके साथ ही देखेंगे ताकि पूरी कोल्ड वॉर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।